इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपका परिचय एआई से कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार डिजिटल कैलकुलेटर से पहले हुआ था। तो कैलकुलेटर में यूजर इनपुट देता है जो कि मेमोरी में जाता है, जिस पर प्रोसेसिंग होती है, जो मेमोरी के माध्यम से आउटपुट में डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर में भी यही सब होता है, किंतु ये जो प्रोसेसिंग है ये डायनामिक होती है, मतलब कि बदली जा सकती है। इसको यूजर जो है वो प्रोग्राम बदल कर इनपुट पर क्या प्रोसेसिंग होनी है उसको बदल सकता है। तो ऐसे डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे ये ENIAC है, जो यूएस में 1945 में बना था, और ये कोलोसस है जो 1943 में यूके में बना था। इसमें ये जो प्रोग्रामिंग वाला भाग हिस्सा है, जो वो केबल्स के माध्यम से किया जाता था, केबल्स की रिवायरिंग करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये केबल्स की रिवायरिंग करके ENIAC की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको कुछ उससे कुछ नया करवाने के लिए। किंतु इसमें समस्या ये थी कि इसमें कई सप्ताह लग जाते थे रिप्रोग्रामिंग में। तो क्योंकि ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, तो इस पर बहुत मंथन विचार चालू था कि इसको कैसे तेज किया जाए। और जो उस समय के शीर्ष के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसी के जवाब में एक आर्किटेक्चर डेवलप किया जिसको हम कह सकते हैं नॉयमैन एकर्ट मॉकली ट्यूरिंग नेम्ड आर्किटेक्चर, या फिर इसको वॉन नॉयमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और ये आर्किटेक्चर का डायग्राम यहाँ पर है। और जो भी कंप्यूटर्स की का फॉर्मल एजुकेशन लिए हैं वो इस आर्किटेक्चर से परिचित होंगे, क्योंकि ये बहुत शुरू में ही पढ़ाया जाता है। किंतु इसमें जो मुख्य रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, जो एक तरह से एक बड़ा कदम माना जाता है, वो ये था कि प्रोग्राम को भी जो मेन मेमोरी का पार्ट बनाया गया इस आर्किटेक्चर में। मतलब कि इन्होंने समझा कि जिस प्रकार डेटा जो है वो डायनेमिक होना चाहिए और फास्ट चेंजेबल होना चाहिए, जल्दी से बदला जा सकना चाहिए, उसी प्रकार प्रोग्राम भी वो डायनेमिक होना चाहिए और फास्ट चेंजेबल होना चाहिए। और ये समझ के इन्होंने जो है नेम्ड आर्किटेक्चर जो बनाया वो इतना कारगर रहा कि वो आज तक के भी करीब करीब 100% कंप्यूटिंग डिवाइसेस में नेम्ड आर्किटेक्चर ही प्रयोग होता है। तो इसका मुख्य जो पार्ट यही था कि प्रोग्राम भी जो है वो मेमोरी में रखा जाए, जिससे कि तेजी से उसको बदला जा सके। और क्योंकि प्रोग्राम जो है वो वायर के माध्यम से नहीं बदला जाएगा, मेमोरी में रखा जाएगा, तो इसी वजह से जो है नेम्ड आर्किटेक्चर ने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी रचना की। क्योंकि अगर मेमोरी में प्रोग्राम लिखना है तो वो इस तरह से लिखना होगा जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी शुरुआत यहीं से होती है। और यदि हम हमारे डायग्राम में देखें तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तो हो ही रही है, किंतु जो प्रोग्राम है वो जो है यूजर जो लिख रहा है वो भी मेमोरी में लोड हो रहा है, और उस मेमोरी से फिर प्रोसेसर चेक कर रहा है कि प्रोग्राम क्या है, और उसी मेमोरी से वो डेटा ले रहा है, और डेटा पर प्रोग्राम के आधार पर प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट में भेज रहा है। तो ये नेम्ड आर्किटेक्चर है। नेम्ड आर्किटेक्चर के जो प्रथम कंप्यूटर्स थे वो ये एडवैक नामक कंप्यूटर जो यूएस में बना, और ये एस नामक कंप्यूटर जो है यूके में बना। ये एडवैक के सामने ये जॉन वॉन नॉयमैन और ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर खड़े हैं। और ये जो आप नीली पीली हरी लाल जो ट्यूब देख रहे हैं ये सब वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जो बेसिकली मेमोरी का काम करती हैं। और इन्हीं में जो है वो
प्रोग्राम और डेटा जो है वो लोड किया जाता था। तो ये जो नेम्ड आर्किटेक्चर है उसकी एआई आर्किटेक्चर से कैसे तुलना होती है? जो नेम्ड आर्क जो एआई आर्किटेक्चर है उसमें भी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तो होता ही है, किंतु जो जो उस पर प्रोसेसिंग जो करने वाला जो प्रोग्राम है वो यूजर नहीं इनपुट करता। जैसे कि नेम्ड आर्किटेक्चर में यूजर इनपुट करता है ये प्रोग्राम जो है वो एआई आर्किटेक्चर में कंप्यूटर खुद बनाता है, खुद रचना करता है, और वो रचना करता है ट्रेनिंग डेटा के आधार पर। और ट्रेनिंग डेटा से इस मॉडल की रचना कैसे करनी है वो जो है यूजर एआई प्रोग्राम लिखकर बताता है। तो जो जो इनपुट डेटा पर जो प्रोसेसिंग होनी है, जिसको कि एआई में टेस्ट डेटा भी कहते हैं, जो टेस्ट डेटा पर प्रोसेसिंग होनी है और आउटपुट जाना है, वो जो है आ, वो जो प्रोग्राम करता है उसको एआई मॉडल भी कहते हैं। वो एआई मॉडल जो है वो यूजर नहीं इनपुट करता, वो मॉडल जो है वो खुद कंप्यूटर अपना खुद बनाता है, और वो बनाता है ट्रेनिंग डेटा के आधार पर। और वो ट्रेनिंग डेटा के आधार पर वो मॉडल कैसे बनाना है वो एआई प्रोग्राम जो है वो यूजर लिखता है। तो ये एआई आर्किटेक्चर में इस तरह से एक एक्स्ट्रा लेयर नीचे ऐड हो जाती है, जिसमें कि ट्रेनिंग डेटा होना अनिवार्य बन जाता है। और ये जो यहाँ पर ऑरेंज में जो मैं पोर्शन शो कर रहा हूँ, यही पोर्शन की वजह से मेनली जो है एआई में इंटेलिजेंस टर्म आया है, आई जो आया है वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो मॉडल है एआई मॉडल, ये प्रोग्राम जो है ये कंप्यूटर खुद सीखता है ट्रेनिंग डेटा से और खुद बनाता है। तो ये मॉडल जो बनाता है उससे टेस्ट डेटा की प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट बनता है। तो ये क्योंकि वो खुद कंप्यूटर अपना प्रोग्राम बनाता है, अपना एआई मॉडल बनाता है, इस वजह से यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। तो इस एआई आर्किटेक्चर पर जो पहला डिवाइस बना था वो फ्रैंक रोजनब्लाट नामक एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पीएचडी किया था साइकोलॉजी में। यहाँ पर ये रोजनब्लाट खड़े हैं। इन्होंने एक मार्क 1 परसेप्ट्रॉन नामक एक कंप्यूटर बनाया था 1958 में। और ये मार्क 1 परसेप्ट्रॉन जो है ये जो है इसके पीछे जो मैथ्स है, जो जो है लर्निंग मॉडल है या जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाना है, वो जो है करीब करीब 100% जो है अभी तक भी वही प्रयोग होता है। करीब करीब उसी तरह उसी स्वरूप में प्रयोग होता है न्यूरल नेटवर्क्स में। बस ये अंतर है कि रोजनब्लैट ने ये एक ही परसेप्ट्रॉन के लिए इतनी बड़ी मशीन बनाई थी, और आज के कंप्यूटर में सैकड़ों हजारों परसेप्ट्रॉन के सिस्टम्स जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स कहे जाते हैं, और वो जो है ये सारे काम करते हैं। तो ये जो परसेप्ट्रॉन था इसमें जो है रोजनब्लैट ने जो बनाया था, इसमें जो इनपुट में इमेज एक जाती थी, इमेज के सारे पिक्सेल्स जाते थे, वो किसी वेट से मल्टीप्लाई होते थे, जिसको रोजनब्लैट ने 0 से इनिशियलाइज किया था वेट्स को, और उससे उसका सम होके एक थ्रेशोल्ड से मैच होता था और फिर एक आउटपुट आता था। और अगर आउटपुट गलत आया तो ट्रेनिंग में जो है एक फीडबैक लूप था, जिसमें जो है जो कि सारी लर्निंग का आधार था। वो फीडबैक लूप जो है इन सारे वेट्स को अपडेट करता था, और ये सारे वेट्स को ऐसे अपडेट करता था कि वो जो है अगली बार जो है वो सम जो है उस दिशा में बढ़े थोड़ा सा, जिससे कि आउटपुट सही आने की संभावना बढ़ जाए, आउटपुट सही आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये जो वेट अपडेट होने का मैकेनिज्म है, इसको ये एक स्टैंडर्ड नोन मैकेनिज्म है, इसको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कहते हैं। और
ये भी जो है, ये आइडिया वेट अपडेट का जो है रोजनब्लैट का खुद का नहीं था। ये एक डोनाल्ड हेब नाम के एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट का आइडिया था। और वो भी एक महान पायोनियरिंग साइकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंटेलिजेंस के लिए फीडबैक लूप बहुत आवश्यक है। तो रोजनब्लैट का फिर भी एक बहुत महान श्रेय ये जाता है कि उन्होंने सिर्फ जो है इनके पहले भी एआई पर काम हुआ है, किंतु वो सिर्फ थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल हुआ है। ट्यूरिंग से लेकर वॉल्टर पिट से लेकर वॉरेन मैकलो और हेब, डोनाल्ड हेब, ये सभी नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं। किंतु इनकी सब रोजनब्लैट की सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ऐसा कंप्यूटर इन्होंने बना दिया जिसमें परसेप्ट्रॉन चलता था, और इन्होंने ये दिखाया भी ट्रेनिंग देके कि ये परसेप्ट्रॉन जो है किसी कागज में राइट या लेफ्ट में जो है निशान हो, उसको पहचान लेता था। तो इन्होंने जो है ट्रेनिंग किया पहले ढेर सारी इमेजेस से कि और उस ट्रेनिंग से इस परसेप्ट्रॉन ने अपने वेट जो है खुद अपडेट किए, और वेट अपडेट करके वो बाद में ट्रेनिंग के बाद में वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी से राइट या लेफ्ट में जो निशान लगा है कागज के वो पहचानने लगा। और इसको जो है इतना विशेष माना गया, इतना अचंभित करने वाला माना गया कि इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट एक्सपेक्ट्स विल बी एबल टू वॉक, टॉक, सी, राइट, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड बी कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कॉन्शियस मतलब उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। और ओक्लाहोमा टाइम्स ने ये कहा कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर डिजाइन्ड बाय नेवी दैट थिंक्स, मतलब एक तरह से मॉन्स्टर बन सकता है, ऐसा भय प्रकट किया। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगता है कि मतलब आज से 65 वर्ष पूर्व उसी तरीके की बातें, उसी तरीके की पॉजिटिव और चिंता वाली बातें व्यक्त की जा रही हैं जैसे आज चैट जीपीटी को देखकर की जाती हैं। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। मतलब चीजें बदलती भी जाती हैं और फिर भी वो बहुत तरह से पुराने की ही तरह होती हैं। ये जो है इसको एक तरह से प्रमाणित या सार्थक करती है ये बात। तो जो रोजनब्लैट का जो परसेप्ट्रॉन था, वो जो है ये कर पाता था, मतलब पहचान पाता था कागज में किस तरफ मार्क्ड है, और उससे बहुत एक्साइटमेंट भी हुआ। किंतु करीब करीब उससे बहुत ज्यादा जो है फंडिंग भी आई एआई के लिए। किंतु समय के साथ ये पाया गया कि जितनी अपेक्षा परसेप्ट्रॉन से की गई थी वो उस पर खरा नहीं उतरा। मतलब वो छोटे-मोटे काम तो कर पाता था, किंतु थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड काम में वो बहुत ज़्यादा फेल कर जाता था। तो इस वजह से जो है 1970 के बाद में जो है एक दशक का ऐसा समय आया जिसको एआई विंटर कहते हैं, जिसमें पूरी तरह से फंडिंग आना बंद हो गई और पेपर्स पब्लिश होना एआई में बंद हो गए। और ऐसा माना जाने लगा कि हम सभी ओवर एक्साइटेड थे और ऐसा कुछ होना अभी निकट नहीं है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाना। और रोजनब्लैट की भी 1971 में जो है 43 साल की आयु में जो है एक नाव दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो डूब गए। तो इस वजह से भी जो है वो और इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, एआई विंटर को चैलेंज नहीं कर पाए। तो अ, ये जो लेकिन 1980 का जो दशक था, 1981-82 के करीब जो है, वो ये समझा गया कि एक परसेप्ट्रॉन तो उतना शक्तिशाली नहीं है, किंतु अगर कई परसेप्ट्रॉन को सीरीज और पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो वहीं से जो है डीप न्यूरल नेटवर्क्स का आविष्कार हुआ। और इसको डीप इसीलिए कहा जाता है कि इसमें प्रत्येक जो गोलाकार है, प्रत्येक सर्कल एक परसेप्ट्रॉन है,
और एक परसेप्ट्रॉन का जो आउटपुट है वो सीधे आउटपुट में जाने के बजाय दूसरे परसेप्ट्रॉन में चला जा रहा है, और फिर उन परसेप्ट्रॉन्स का आउटपुट आगे आउटपुट में जा रहा है। तो ऐसे जब कई लेयर्स हम बीच में डाल दें, तो जो टोटल जो न्यूरल नेटवर्क है वो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पाता था। तो इसलिए जो है वो 1980 के दशक में पुनः एक बार जो है एआई का जो है वो बहुत क्रेज बढ़ा, और बहुत एक्साइटमेंट उसके संबंध में बढ़ा, वही ये डीप न्यूरल नेटवर्क के आने से। किंतु फिर भी वो जितनी अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतरा, और फिर से 90 के दशक में जो है वो एक्साइटमेंट चला गया, और लोग जो है वो ऐसा मानने लगे कि एआई में उतनी क्षमता नहीं है जितना हमने अपेक्षा की थी। और उसका मुख्य कारण ये था कि उस समय कंप्यूटेशनल पावर इतना कम था कि जब ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स हम बनाते हैं, तो तो जितना जो है जितने हम परसेप्ट्रॉन्स उसमें डालते हैं, उस हिसाब से जो ट्रेनिंग डेटा की रिक्वायरमेंट है और जो कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें जो है वो कई गुना बढ़ जाती हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं। तो जब परसेप्ट्रॉन्स हम बढ़ाते हैं तो ट्रेनिंग डेटा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जो रिक्वायर्ड है, और जो कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो इस वजह से 90 के दशक में जो है उतनी कंप्यूटेशनल पावर उपलब्ध ही नहीं थी। तो इस वजह से जितनी अपेक्षा थी उतना जो है अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देने की वजह से फिर से एक्साइटमेंट गया, और फिर से आया, और फिर से गया, और इस तरह जो है कई वेव्स में एआई में एक्साइटमेंट आया गया है। और मेरा अपना मत है कि चैट जीपीटी के संबंध में भी या एलएलएम के संबंध में भी जो एक्साइटमेंट है इस समय, वो भी कुछ घटेगा, क्योंकि जिस जिस स्तर पर जो अपेक्षा बन गई है, उतना शक्तिशाली ऐसा पाया जाएगा कि वो नहीं है, और वो एक्साइटमेंट घटेगा और फिर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अ, तो ये जो परसेप्ट्रॉन जिस तरह से काम करता है कि मतलब इनपुट लेना, उस पर वेट्स असाइन करना, उसका सम करके थ्रेशोल्ड निकाल के आउटपुट लेना, फिर वेट्स अपडेट करना, ये ग्रेडियंट डिसेंट के माध्यम से, ये सब जो है, या कि एक परसेप्ट्रॉन में ही इतना कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप इन वायर से देख भी सकते हैं। तो जब कई परसेप्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जब पूरा एक डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, तो फिर वो कैसे किया किया जाए। तो फॉर्चुनेटली इसमें जो है इस समय ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी बहुत उत्तम एमएल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिनको प्रयोग करके आपको सिर्फ आपको सिर्फ ट्रेनिंग डेटा में इनपुट और आउटपुट देना है, और वो खुद ये सारे हिडन लेयर्स बना के और खुद वेट्स असाइन करके और पूरा नेटवर्क बना के उनको अपडेट करके ट्रेन भी कर लेगा। तो मतलब इसकी जो है बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आवश्यक नहीं है, और वो सिर्फ एक्सपर्ट्स को होती है, और जो जिनको एमएल का या एआई का प्रयोग करना, उन्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। तो वो बस बेसिक जानते रहें कि कैसे काम करता है। तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज जो हम सबको जाननी और समझनी चाहिए मेरे अनुसार, वो ये ग्राफ में दिख रही है। ये ग्राफ एंड्रयू एनजी द्वारा बनाया गया है, जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि डेटा साइज जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर जो है जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा नोड्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेप्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, वो लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो परफॉर्मेंस में डोमिनेट करते हैं। तो डेटा साइज बहुत ज़्यादा हो तो फिर लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स क्लियरली बाकी सब कुछ को डोमिनेट करते हैं, और कोई उनके बराबर पहुंच नहीं पाता। किंतु डेटा साइज जब कम हो, तो जो छोटे न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। और डेटा साइज अगर बहुत ही कम हो, तो न्यूरल नेटवर्क्स अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते। उनसे अच्छा जो ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिदम्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, जैसे केएनएन, एसवीएम और दूसरे जो हैं, तो वो जो है बेहतर परफॉर्म करते हैं बहुत कम डेटा में। और डेटा जब थोड़ा बढ़ता है तो छोटे न्यूरल नेटवर्क्स, किंतु अगर बहुत ज्यादा डेटा हो
तो बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाएं तो वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनके बराबर ही कोई दूसरा नहीं कर पाता। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और इसका कारण भी है कि लार्ज न्यूरल नेटवर्क, कोई सोचे कि जब उसमें इतनी क्षमता है तो वो कम डेटा में क्यों नहीं परफॉर्म करता। तो उसके लिए एक प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है एमएल में, एआई में, जिसको कहते हैं ओवरफिटिंग, कि वो उसमें इतने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, नोड्स हैं, कि वो जो है जो नॉइज है डेटा की, उसको भी मॉडल मॉडल कर लेता है। तो सिर्फ डेटा के जो ट्रेंड है उसको मॉडल करने के बजाय नॉइज को भी मॉडल कर लेता है। इसके लिए वो जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता। जबकि जब डेटा ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो परफॉर्मेंस बेस्ट देने लगता है। तो ये ओवरफिटिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से मतलब ये ग्राफ इस तरह का रूप लेता है। तो अब एमएल में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? 99% प्रॉब्लम्स जो है उनको जो है हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन कह सकते हैं। अम, और यहाँ पर एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 4 लोगों का डेटा है, जिसमें इनकम, एज और डोनेशन है हमारे पास, कि उन्होंने कितना दान दिया, और ये 4 लोगों का डेटा है। तो अ, हमें जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम किसको कहेंगे, कि हम यदि जो है इनके इनके डेटा के आधार पर कुछ क्लासेस बनाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है कि जिनकी 5,000 तक डोनेशन है उनको डोनर कहा, जिनकी 5 से ज्यादा है उनको जो है हाई डोनर कहा, और जिनकी कुछ नहीं, जिन्होंने नहीं दान दिया उनको नॉन डोनर कहा। तो इस तरह के 3 क्लासेस बनाए। तो जो हमारे पास जो और एक डेटा पॉइंट जो आएगा किसी का, उसको अगर हमें जो है पता करना है या प्रेडिक्ट करना है कि वो उसका क्लास क्या है, तो उसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहेंगे। और यदि उसका जो है डोनेशन का अमाउंट प्रेडिक्ट करना है इस डेटा के आधार पर कि कितना होगा, तो फिर उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम कहेंगे। ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। बस आपको हमें ये करना है कि अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमें जो है बनाना है इसको, तो हम जो है वो परसेप्ट मतलब न्यूरल नेटवर्क में ये इनपुट लेंगे, और आउटपुट में हम जो है इसके मतलब हो सकता है इसको नंबर 0 दें, इसको 1 दें, और इसको 2 दें। तो आउटपुट में हम ट्रेनिंग में ये आउटपुट डालेंगे। और अगर हम जो है रिग्रेशन प्रॉब्लम इसको हमें बनाना है, तो हम जो है वो आउटपुट में ये नंबर्स डालेंगे, 5,000, 9,999, 1,000 और 0। तो जहां पर हमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनाना है वहां पर जो है हम क्लास के नंबर्स डालेंगे आउटपुट में न्यूरल नेटवर्क के, और जहां पर रिग्रेशन प्रॉब्लम बनाना है वहां पर एक्चुअल जो वैल्यूज हैं वो डालेंगे। तो अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम हम इसको बनाएं, तो फिर यहाँ पर जो है वो न्यूरल नेटवर्क को हम ट्रेन करेंगे ये इनपुट और ये आउटपुट से, और फिर जब हम ये इनपुट देंगे तो फिर जो आउटपुट यहाँ आएगा वो उसका प्रेडिक्शन होगा। और अगर हम इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनाए तो हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे ये इनपुट और ये आउटपुट से, ये इनपुट और ये आउटपुट है ना। और जो है जब हम उसको जब ये लास्ट इनपुट डालेंगे ट्रेनिंग के बाद, तो फिर जो आउटपुट आएगा वो क्लासिफिकेशन का प्रेडिक्शन होगा, क्लास का प्रेडिक्शन होगा कि कौन सा क्लास है। तो ये जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, ये 99% जो आप एआई देख रहे हैं वो जो है इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को मिलाकर बना है। तो यहाँ पर मैं इसको ग्राफिकली भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन को, कि जो क्लासेस हैं अलग-अलग, वो जो है अ, इस ग्राफ में जो है हमें दिख रहे हैं कि 3 क्लास हैं। तो ये 3 क्लास का जो डेटा है उसको जो है हम कई तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ये सारे जो है यहाँ तक
ये सारे स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित, जिसको ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एएनएन या न्यूरल नेटवर्क से की मदद से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें कम डेटा दिख रहा है, तो जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था कि इसमें स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम शायद बेहतर हो, और अगर यही डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसमें न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो अब जैसे इसमें दिख रहा है कि ये डेटा क्लियरली सेपरेटेड है, क्लियरली अलग अलग डेटा है, ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। तो रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है समस्या और चुनौती में, कि ये मैंने स्वयं डेटा लिया था, इमेजेस का डेटा बनाया था, डॉग्स कुत्तों की इमेज लिया था, हाइना की और फॉक्स की। तो ये ब्लू वाला जो है वो फॉक्स का डेटा है, रेड वाला जो है डॉग का है, और ग्रीन वाला जो है हाइना का है, और सब में बहुत ओवरलैप है। और ये जो है टेस्ट इमेज मेरे पास आई नहीं। अब हमें तो दिख रहा है ये हाइना है, लेकिन ये इंजन जो है कैसे जज करेगा? अब ये यहाँ पर लाई करती है, यहाँ पर है, तो ये लाल वाले ग्रुप के भी आसपास है, और हरे वाले ग्रुप के भी आसपास है, और थोड़ा सा नीले वाले ग्रुप के भी आसपास है। तो इसको क्या कहा जाए? ये जो है एक चैलेंजिंग प्रश्न है, और ये जो है इसी वजह से क्लासिफिकेशन जो है, इसी वजह से एआई एमएल जो है वो परफेक्ट काम नहीं करते। मतलब क्योंकि रियल वर्ल्ड का डेटा जो है इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, और उसमें वो इस तरह से क्लियरली सेपरेटेड नहीं होता। अगर इस तरह से क्लियरली सेपरेटेड हो तो एमएल परफेक्टली काम कर सकती है, एमएल परफेक्टली क्लासीफाई कर सकती है। लेकिन जैसे यहीं पर भी आप देख सकते हो कि कोई मतलब कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिससे हम क्लियरली कह पाएं कि वो हाई डोनर है। और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। क्या हम एज के माध्यम से हाई डोनर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हम इनकम के माध्यम से हाई डोनर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहाँ पर ये मैंने बनाया ही है, डेटा बनावटी है, लेकिन जैसे इनकी इनकम 22 लाख है, लेकिन ये नहीं, नॉन डोनर है। तो मतलब ये इस तरह की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो इस वजह से मतलब अ, इस वजह से मतलब ये ओवरलैप्स होते हैं, और ओवरलैप्स होते हैं तो जो नया डेटा जो आया उसमें जो प्रेडिक्शन है, जैसे लास्ट लाइन का जो डेटा है, इसमें कोई हम दृढ़ता से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये डेटा, ऊपर वाला डेटा बहुत ज्यादा भी हो, लाखों लोगों का भी हो, तो भी यहाँ पर हम 100% सर्टेनिटी से नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और उसका रीजन यही है कि ये ओवरलैप्स हैं। तो ओवरलैप्स में जो है वो प्रेडिक्शन कठिन हो जाता है। यही मैंने इसमें भी दिखाने की कोशिश किया है कि ये दूसरा एक डेटा सेट है जिसमें कि 9 क्लासेस थे। तो इसमें भी जहां जहां पर जो है ये ब्लैक बॉक्सेस हैं, ये जो है जोन ऑफ एक्यूरेट क्लासिफिकेशन है। किंतु जो ये ब्लैक बॉक्सेस के बाहर का जो स्पेस है, आउटसाइड, वो जो है जोन ऑफ मिस क्लासिफिकेशन है। तो जहां पर ये बॉक्सेस बने हैं, वहां पर अगर कोई नया डेटा, टेस्ट डेटा लाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इस रंग का है। किंतु उस बॉक्सेस के बाहर जो है थोड़ा सा मिक्स्ड है डेटा, तो फिर वहां पर जो है हम उतनी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। और वही चीज जो है यहाँ पर जो है ये थॉमस केक ने जो है बनाया है एक चार्ट। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखी जा सकती है कि हम जो है कोई भी बाउंड्री ऐसी नहीं चूज कर सकते जिसमें जो सेपरेशन जो है वो परफेक्ट हो। हम अगर चाहते हैं कि कोई भी मतलब ब्लू पॉइंट नहीं आए, तो फिर हमें जो है बहुत सारे रेड पॉइंट्स को भी निकालना पड़ेगा। जैसे हम अगर ये बाउंड्री लें, तो बहुत सारे रेड पॉइंट्स को भी निकालना पड़ेगा। अब ये बाउंड्री कैसे लेते हैं? तो ये बाउंड्री जो है वो न्यूरल नेटवर्क खुद खुद लर्न करता है। वो न्यूरल नेटवर्क में एक जो है एक थ्योरम है, जो ये बताती है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो किसी भी बाउंड्री को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम कहते हैं। तो या कि जो दूसरे भी स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स हैं जो यहाँ पर हमने देखे, ये सारे भी जो है ये बाउंड्री एस्टिमेशन के ही मेथड्स हैं, अलग अलग तरह से। तो ये बाउंड्री जो है, अगर हम जो है इस तरफ टाइट करने की कोशिश करें कि कोई भी ब्लू इसमें ना आए, तो बहुत सारे रेड भी निकल जाते हैं। और अगर सारे रेड लेने की कोशिश करें तो बहुत सारे ब्लू भी आ जाते हैं।
तो ये मतलब एक डिजाइनर की एक चॉइस होती है कि उसको कैसे बाउंड्रीज बनानी है, और वो जो है ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंट से वो जो है उसको रिफाइन कर सकता है। बट रियल वर्ल्ड का डेटा क्योंकि ऐसे मिक्स्ड होता है, तो इस वजह से क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। तो ये जो है क्लासिफिकेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और ये कोई यदि सोचे कि मतलब डेप्थ, न्यूरल नेटवर्क की डेप्थ या ट्रेनिंग डेटा बढ़ाने से जो है ये सॉल्व हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, क्योंकि रियल वर्ल्ड का, रियलिटी का नेचर ही है फजी। तो इस वजह से वो डेप्थ या इससे नहीं सॉल्व होती है ये प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा बेटर हो सकता है रिजल्ट, किंतु पूरी तरह सॉल्व कभी नहीं होता है। तो यहीं तक मेरी बात थी। अ, आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।